हेलो जी। वेलकम टू द शीट कोड सीरीज। सो हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस की ये एक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एंड ऑल एग्जामिनेशन। जो भी आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हर टाइप के एग्जाम्स में वैसे तो आप ये ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कुछ ज्यूरिस्ट की हैं, उन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ज़रूरी पॉइंट पे, जिससे हम उनकी आइडियोलॉजी जान जाए। एक बार आइडियोलॉजी जान जाएंगे तो काफ़ी और भी चीज़ें हम कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये सारा पीरियड कर लिया था। अब इसके बाद शायद सेंट थॉमस एक्विनास तक हो गया था, जो कि था जब रिलीजन ने टेक ओवर कर लिया, एक डार्क एज आ गई। ठीक, वो सारा हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद फिर वहां पे रेनेसा हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ। वहां से हमें आज चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो ये रेनेसा पीरियड, और हम लोग यहाँ पे करेंगे रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ वापस से रिवाइव कैसे हुआ। ठीक है, तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा एंड तक, पहले तो इस वीडियो आई होप मेरा कैमरा सब विजिबल है, प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो रेनेसा पीरियड या कि रिफॉर्मेशन का पीरियड तो 14 सेंचुरी से 16th सेंचुरी में हमारे पास ये पीरियड आता है। ठीक, यहां पे रिवॉल्यूशन हो रही थी यूरोप में, काफी सारी रिवॉल्यूशन हो रही थी, मतलब साइंस के रिस्पेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में, आर्ट में, हर चीज में इसमें रिवॉल्यूशन हो रहा था। ठीक, चेंजेस आ रहे थे, लोग लोग रिवोल्ट कर रहे थे। ठीक है, अब क्या था, तो यहां पे रीजनेबलनेस का राइज होने लगा, यानी कि यहां पे देखा जाने लगा कि चीजें, जो भी लॉज बन रहे हैं, जो भी चीजें हो रही वो रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक, रीजंस का, यानी कि नेचुरल लॉ का फिर से यहां पे बहुत ज्यादा फोर्स होने लगा। ठीक, नए आइडियाज इमर्ज होने लगे। ठीक, लोगों के दिमाग में नए आइडियाज आने लगे। अभी चर्च अपनी मनमानी कर रहा था, तो लोगों के दिमाग में उससे निकलने के लिए कुछ आइडियाज आए। ठीक, अब इन लोगों ने चर्च की पावर को थ्रो किया, ओवर थ्रो किया, कि हम चर्च की पावर तो नहीं मानेंगे। अब उसके लिए क्या इन्होंने सोचा कि हम सॉवरेनिटी स्टैब्लिश करते हैं, यानी कोई एक इंसान ऐसा खड़ा करते हैं जिसके पास पावर होगी, और फिर हमें ये सारी बातें नहीं माननी पड़ेंगी। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहले जो ये पूरा इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है इस पूरे रिफॉर्मेशन में, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मतलब कि सोसाइटी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर ले रही है। ठीक, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें चर्च की जरूरत नहीं, हमें और किसी की जरूरत नहीं, हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आ, कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ कुछ गलत मत करना। ठीक है, तो ये सिंपल सी यहां पे चीज थी। ठीक, अब इसमें ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, ये तीन लोग हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस रिवाइवल, ये रिफॉर्मेशन के टाइम पे एक नाम और आता है सामने, ह्यूगो ग्रोशियस का। तो ह्यूगो ग्रोशियस ने क्या कहा, पहले वो सोच सुन लेते हैं। ठीक, अच्छा, इनको जब तुम साथ में याद कर लोगे ना, हॉब्स, लॉक, रूसो, तो तुम्हें याद रहेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या क्या हुआ है। और इस क्रम में अगर तुम याद करोगे, ठीक, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कैसे कैसे इनकी थ्योरी ग्रेजुअली चेंज हुई। ठीक, तो हॉब्स, लॉक, रूसो तुम्हें कई बार बोल लेना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से हॉब्स, लॉक, रूसो, हॉब्स, लॉक, रूसो। इनका पूरा पूरा नाम नहीं है, जैसे थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, जीन जैक्वी रूसो है, ऐसे करके इनका नाम है बड़ा बड़ा सा, लेकिन हम हॉब, लॉक, रूसो करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ह्यूगो ग्रोशियस फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है ये। ठीक, मतलब इंटरनेशनल लॉ की बात सबसे पहले करने वाले हमारे कौन है, ह्यूगो ग्रोशियस जी हैं। अब ह्यूगो ग्रोशियस ने मेजरली इन्होंने बात करी है लॉ ऑफ नेशन की। ठीक, इन्होंने कहा, और इन्होंने रूलर की भी बात करी कि रूलर के पास हमें सारे राइट्स दे देने चाहिए। इन्होंने बोला रूलर अगर बुरा भी है तो भी हमें उसको ओबे करना चाहिए, चाहे जैसा रूलर हो हमें उसे ओबे ही करना चाहिए। ठीक, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात अभी नहीं करी, लेकिन फिर भी इन्होंने रूलर को इम्फेसाइज किया कि एक रूलर ऐसा होना चाहिए जिसके पास बहुत सारी पावर होनी चाहिए। ठीक, उसे हम ओबे करें चाहे वो गलत भी करे, और वो रूलर ओबे करता हो नेचुरल लॉ को। ठीक, वो नेचुरल लॉ से
कुछ भी अलग ना करे, थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट भी इसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से इस पे बात हुई कि ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। इनकी एक स्टेटमेंट और है कि इन्होंने कहा डिवाइन लॉ जो है वो ग्रैंड फादर है, नेचुरल लॉ जो है वो पेरेंट है, और पॉजिटिव लॉ चाइल्ड है। ठीक, इन्होंने ये एक एनालॉजी देने की कोशिश करी जिसमें इन्होंने समझाया कि सबसे ऊपर डिवाइन लॉ है, ठीक, ग्रैंडफादर है डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ पेरेंट है, और पॉजिटिव लॉ केवल एक बच्चा है। ठीक, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। ह्यूगो ग्रोशियस, मुझे ऐसे फिगर में भी ऐसे ग्रैंडफादर जैसा आप लिख सकते हो। ठीक, जो ज्यादातर नेशन के बीच में लॉ एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा लोगों के उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दो नेशन आपस में सुखी से रहने चाहिए, सुख से रहने चाहिए, और आपस में कुछ लॉज बनाने चाहिए, ये उनका मेन कंसर्न था। ठीक है, उसके बाद फिर अब आते हैं हम लोग सीधे अपनी नेचुरल अपनी इस थ्योरी में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। तो थॉमस हॉब्स को पढ़ते हैं। हॉब्स, मैं आपसे कई बार बात बता चुका हूं कि हॉब्स की एक किताब थी जिसका नाम है लेवियाथन। लेवियाथन क्या था? तो एक सी मॉन्स्टर, एक बहुत पावरफुल क्रिएचर। तो अब ये कहते हैं एक पावरफुल सुपीरियर क्रिएचर है। ठीक है, एक पावरफुल सुपीरियर, कोई इंसान होगा, स्टेट होगा, लॉ होगा, रूल होगा, रूलर होगा। ठीक, उसको एक इंसान, हम सब जो लोग थे, हम मिजरी में जी रहे थे, बहुत ही ज्यादा दुखी था इंसान। इनके हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर जो व्यक्ति का था वो बहुत दुखी था, वो फियर में रह रहा था। ठीक, अब क्योंकि वो फियर में रह रहा था, यही जो चर्च की डोमिनेंस थी और इन सारी वजह से, तो उसने क्या किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया एक सुपीरियर पावरफुल आदमी के साथ। उस पावरफुल आदमी को उसने सारी अपने राइट सरेंडर कर दिए, सारे। यहां पे टर्म आपको याद रखना है, ऑल हिज राइट्स। ठीक, उन्होंने सारे अपने राइट्स स्टेट को सरेंडर कर दिए। बदले में क्या? बदले में रूलर उनको प्रोटेक्ट करेगा। क्या प्रोटेक्ट करेगा? उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। अब इन्होंने कहा कि एक आदमी रूलर को कभी भी सवाल नहीं उठा कि तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मतलब उसका एब्सोल्यूट पावर है। ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट पावर है और उसको आप क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। ठीक, ऑस्टिन, मतलब उसको कभी आप ओवर थ्रू भी नहीं कर सकते। ऑस्टिन को ये सारी बातें बड़ी पसंद आई थी, उनकी भी ऐसी थी ना कि कमांड सॉवरेन, बस सॉवरेन की कमांड को हमें मान लेना है। तो इन्होंने, ये बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हॉब्स की इस विचारधारा से, और उसके बाद जो भी इनकी बातें आई वो आगे आप देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, अगले बंदे आए जॉन लॉक की। जॉन लॉक ने क्या कहा? जॉन लॉक की किताब है टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, आई थिंक इसका पूरा नाम है। ठीक, तो अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इस किताब में, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। तो इन्होंने ये कहा कि आदमी जो है वो ऐसे बहुत दुखी उखी आदमी नहीं है, ठीक है, स्टेबल सा आदमी है। आदमी पूरी अपनी पूरे राइट्स को सरेंडर नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट सरेंडर ऑल हिज राइट्स, पर वो तीन राइट्स अपने पास बचा लेता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी। ये तीन राइट्स को अपने पास रखता है, रिटेन रखता है। और इन राइट्स में वो देख सकता है कि स्टेट अगर उनके अगेंस्ट रूल बना रहा है, कुछ कुछ मतलब सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है उसको, या कुछ ऐसा रूल बना रहा है जो उनको हैम्पर कर रहा है, तो फिर अ मैन कैन ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को, रूलर को ओवरथ्रो भी कर सकता है, उसके पास ये पावर है। ठीक, इन्होंने कहा इंडिविजुअल लिबर्टी भी होनी चाहिए, लोगों के इंडिविजुअल राइट पास रहने दो, ये नहीं कि पूरे राइट हम सरेंडर कर देंगे। ठीक, तो ये बात आती है हमारे जॉन लॉक। फिर आते हैं जीन जैक रूसो, कुछ करके ऐसे नाम है इनका। तो इनकी किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तुम बात कर रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी के साथ और फिर उसके बाद वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आप उस, तो एक पर्सन को हम यहाँ पे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और उसको अपने सारे राइट्स दे रहे थे, इन दोनों ही थ्योरीज पर। ठीक, ये लेकिन रूसो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का जो ये जो भी तुम कॉन्सेप्ट लेके आए हो, ये एक हाइपोथेटिकल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसका प्रैक्टिकल यूसेज उतना नहीं है। होता क्या है सच में कि एक इंसान जो है वो एक हैप्पी बीइंग है, खुश इंसान है, कुछ फियर वियर उसे नहीं है। अब वो एक कम्युनिटी को अपने राइट सरेंडर करता है। ठीक है, एक एक किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को नहीं सरेंडर करता है, एक पूरी कम्युनिटी को, जिसका नाम है जनरल विल। इसलिए इनकी थ्योरी जनरल विल की थ्योरी। ठीक है, रूसो की थ्योरी है थ्योरी ऑफ जनरल विल, आपको याद रखना है। किताब इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और वो क्या है? थ्योरी ऑफ जनरल विल। ठीक है, जो ये हॉब्स, लॉक, रूसो में लास्ट में आने वाले बंदे,
इन्होंने पूरी तरीके से एक इंसान को देने की बात हटाई। इन्होंने बोला कि जनरल विल को हम दे रहे हैं, और वो जनरल विल की जो भी बातें हैं उन्हें एक इंसान को ओबे करना पड़ेगा। क्यों ओबे करेगा? क्योंकि जो जनरल विल कह रहा है वो तुम्हारा भी तो विल है, क्योंकि तुम उस कम्युनिटी का हिस्सा हो। ठीक। तो इन्होंने मतलब एक यूनियन को बात से वो करने को बोली, मतलब जैसे लेबर यूनियन होता है, और ठीक है, लेबर्स के मन की बात उठाता कौन? लेबर यूनियन। ठीक। तो वो लोग एक यूनियन बना लेते हैं, एक ट्रेड यूनियन हो गया। ठीक। तो ऐसा कोई भी यूनियन है, तो वो यूनियन, वो इन्होंने आइडिया दिया कि वो जनरल विल का आइडिया इनका था। ठीक है, एक किसी इंसान को नहीं देते, बल्कि एक पूरा हमारा वो होता है, कम्युनिटी होता है। ठीक। मैन उसके सारे ऑर्डर्स, उसके सारे रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक। तो इतनी थी इनकी थ्योरी। उसके बाद फिर 19th सेंचुरी आती है। 19th सेंचुरी में हमारा एनालिटिकल स्कूल का राइज होता है। एनालिटिकल स्कूल के थिंकर यानी बेंथम, ऑस्टिन, ये सारे अपने आ जाते हैं। अब इनकी आइडियोलॉजी की वजह से नेचुरल लॉ स्कूल का डिक्लाइन होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं, जैसे बेंथम हमारे बोलते हैं, नेचुरल लॉ इज नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स। ठीक। मतलब वो नॉनसेंस है, उसको बिल्कुल नकार दिया उन्होंने, बेंथम ने नकार दिया, ऑस्टिन ने नकार दिया। इन सब लोगों ने बोला कि नेचुरल लॉ का कोई तुक है नहीं। एनालिटिकल लॉ अच्छा है, जो कि प्रैक्टिकल है, पोस्टेरिटी नॉलेज पे बेस्ड है, यानी कि ये प्रायर एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ठीक है। एक डॉगमेटिक, एक साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड है। तो ये सारी बातें कि ऊपर से आता है, अपने आप आ जाता है, प्रायरी नॉलेज होती है, ये सब कुछ बेकार चीजें हैं। ठीक है। तो यहां पे एथिक्स और मोरालिटी की एकदम इन्होंने बात ही खत्म कर दी। इन्होंने कोई बात नहीं करी कि एथिक्स होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए। ठीक। तो यहां पे इस सब के बाद वर्ल्ड वॉर 1 भी हो गई। ठीक। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 भी हो गई, उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि मोरालिटी, एथिक्स, इन चीजों की बहुत जरूरत है कानून बनने में। ठीक। लोगों के अंदर अगर ये नहीं होगा, इसको वो प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो दिक्कत होगी। तो 20th सेंचुरी में हमारा मॉडर्न पीरियड आता है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉ का ही ये रिवाइवल होता है। ठीक है, मतलब रिवाइव करते हैं हम लोग वापस से नेचुरल लॉ को। इसे आप रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ भी बोल सकते हो, मॉडर्न पीरियड भी बोल सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट लॉ का कॉन्सेप्ट आता है, यानी इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि हमें मोरालिटी को, ये जो हमारा सॉवरेन का कानून है वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें मोरालिटी भी कंसीडर करनी चाहिए। विदाउट मोरालिटी कुछ नहीं हो सकता। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जस्टिस, ठीक है, गुड कंसायंस, इन सबको आप नकारो मत, इन सबको साथ में लेके चलो। गुडनेस, बैडनेस, ये सारी चीजें सोच के फिर लॉ बनाओ। तो हमारे मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले आते हैं रुडोल्फ स्टैमलर, जो कि बात करते हैं जस्ट लॉ की, मतलब कि कानून न्यायप्रिय होना चाहिए। ठीक। कानून केवल ऐसा नहीं कि सॉवरेन ने बना दिया, कानून हो गया, उस पर न्याय भी होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। अब वो हम कैसे देखेंगे? तो इसके इन्होंने दो रेक्विजिट, दो कंडीशंस बताए कि दो प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए लॉ, हम मान लेंगे कि वो जस्ट लॉ है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, कि लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो पीपल है, मतलब जो भी सोसाइटी के लोग हैं, वो उसकी रिस्पेक्ट करें। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब उस कानून के बनने में कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन हो, ऐसा नहीं कि उस पार्टी कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है उसमें। ठीक है। और साथ में प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट होना चाहिए। इन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया, जो हमें याद करना है, हम पढ़ रहे हैं स्टैमलर को, और स्टैमलर के साथ हमें याद करना है लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। ठीक। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, देखो नेचुरल लॉ क्या होता है कि वो चेंज नहीं होगा, नेचुरल लॉ। ठीक है। ऐसा नेचुरल लॉ है जो यूनिवर्सल टाइप की चीज है, मतलब अब जो इनर मोरालिटी से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, या जो भगवान बना रहा है, वो तो सबके लिए सेम होगा ना। तो ऐसी चीजें हैं कि जो नेचुरल लॉ में दिक्कत क्या हो रही थी कि हर स्टेट में क्या सेम नेचुरल लॉ होगा? नहीं। पोस्टेरिटी एक्सपीरियंस का मतलब यह होता है कि हम उस स्टेट की पहले तो हिस्ट्री देखेंगे, देखेंगे कि वो स्टेट कैसे कैसे गुजर रहा है, और उसको किस कानून की जरूरत है, उस हिसाब से बनाएंगे। ये प्रायरी नहीं है कि कुछ किसी चीज पे बेस नहीं अपने आप आ गया। तो इन्होंने बोला कि नेचुरल लॉ को वेरिएबल कंटेंट की तरह, ये जो नया हमारा नेचुरल लॉ है, ये वेरिएबल कंटेंट के साथ है, जिसका मतलब है कि तुम जो लॉ बना रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ लॉ बन रहे हैं, वो पोस्टेरिटी मेथड से बनाओ, मतलब कि वो आराम से बना लो,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बनने के पीछे जो एंड गोल होना चाहिए, जो उसका ऑब्जेक्टिव, जो उसकी पर्पस होनी चाहिए, वो प्रायरी अप्रोच के साथ मिलनी चाहिए। मतलब कि उसमें आप मोरालिटी जरूर घुसाओ, देखो कि वो मॉरल है कि नहीं, जस्टिस के साथ है कि नहीं, वो गुडनेस उसमें दिख रही है कि नहीं उन लॉज में। तो ये इन्होंने बोला वेरिएबल कंटेंट। आपको याद क्या करना है कि स्टैमलर ने नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट बोला। स्टैमलर को मैं ऐसे याद करता हूं, स्टैमर जैसे मैं समझता हूं कि ये हकला रहे हैं, हकला रहे हैं, और फिर वो वेरिएबल कंटेंट somehow I related with that। ठीक है, आप समझ सकते हो कैसे। तो वेरिएबल मतलब मैं इस तरीके से इस चीज को कनेक्ट करता हूं साथ में, वेरिएबल कंटेंट को स्टैमलर के साथ। हो सकता है आप भी कर पाओ। तो अभी मैं ऐसी कोई प्रॉपर ट्रिक इसकी नहीं बना पाया हूं, जब बनेगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अभी मुझे ऐसे ही समझ में आता है, मुझे ऐसे याद हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे स्टैमलर। उसके बाद आते हैं फुलर। फुलर बोल, अच्छा आप लोग कोई ट्रिक्स बनाओ, कुछ चीज उसमें बताओ तो प्लीज बता दिया करो, कमेंट में बताया करो, काफी लोगों की हेल्प होगी। ठीक, फिर आते हैं हम लोग लॉन फुलर पे। लॉन फुलर क्या बोलते हैं? लॉन फुलर बोलते हैं कि लॉ और मोरालिटी, लॉ और मोरालिटी ये दोनों कोई सेपरेट चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। मतलब कि इन्हें साथ में लेके चलना चाहिए, हार्मनी में होना चाहिए लॉ मोरालिटी के। ठीक, फुलर की हम लोग डिबेट भी देखेंगे, हार्ट फुलर डिबेट भी देखेंगे, जो कि मोरालिटी के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है, एक हार्ट डेवलिंग डिबेट भी है। तो ये सारी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अब मोरालिटी जो है वो उसको इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। आप ये समझो बस कि किसी ने क्या क्या चीजें करी हैं, इन्होंने दो काम करे। एक तो इन्होंने मोरालिटी को दो भागों में विभाजित किया, मोरालिटी एज इट इज और मोरालिटी एज इट ऑट टू बी। मोरालिटी क्या है? तो उसको इन्होंने बोला मोरालिटी ऑफ ड्यूटी। ठीक, मतलब कि ऐसी मोरालिटी जो इनफॉर्मेबल होगी। ठीक, ये सारी लोगों की ड्यूटी होगी, ये कुछ एथिकल ड्यूटीज होंगी जो लोग करेंगे, और ये लॉ से भी इंफोर्सिएबल होनी चाहिए। ठीक, मैंडेटरी है फॉलो करना इनको। ठीक है, लेकिन जो मोरालिटी एज इट ऑट टू बी इन्होंने बोली, मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशंस, ये कोई जरूरी नहीं है लागू करना, ये बस अच्छाई पे बेस्ड होगी, इसको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अब इन्होंने कहा दोनों ही जरूरी हैं, दोनों नैतिकता के ही अलग अलग पार्ट हैं। मतलब आप जब कानून बना रहे हो तब भी आप मोरालिटी को ध्यान में रखो और ऐसे भी रखो। इन्होंने और दो विभाजन किए जो कि थे इंटरनल मोरालिटी या इनर मोरालिटी, और एक्सटर्नल मोरालिटी जो कि बाहर की मोरालिटी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इन्होंने बोला इनर मोरालिटी के, इन्होंने इनर मोरालिटी बोलते हैं ये, आप सिर्फ ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको कुछ अभी पेपर में काम वाम नहीं आएगा। इनर मोरालिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कानून बन रहा है, यानी प्रोसीजर ऑफ लॉ, जब लॉ बन रहा है तब हमारी क्या मोरालिटी होनी चाहिए, तब हमें सही गलत को ध्यान में रख के फिर कानून बनाना चाहिए। कानून बनने के प्रोसीजर के टाइम पे ये काम आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल मोरालिटी जब लॉ अप्लाई होने लगेगा, जब लॉ अप्लाई होगा उस टाइम पे मोरालिटी देखी जाएगी। लॉ अप्लाई मतलब कहां होता है? लॉ अप्लाई होता है कोर्ट्स में। ठीक है, तो वहां पे एक्सटर्नल मोरालिटी अप्लाई, एक्सटर्नल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक, तो इन्होंने इनर मोरालिटी देखने के लिए 8 रूल्स, 8 कैनन्स या 8 प्रिंसिपल्स बताए। ठीक, वो क्या है वो देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट है वो जो इफेक्टिव लॉ की रिक्वायरमेंट है। पहली, ये जो रूल्स हैं ये डेफिनेट, निश्चित होने चाहिए, कि मतलब कि इनका कोई ऐसा अजीब सा वेग सा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप मतलब समझ रहे हो कि एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होना चाहिए उन सारे रूल्स का, उन प्रिंसिपल्स का, कि ये पर्टिकुलर बात बोल रहे हैं, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। दे शुड बी वेल पब्लिश्ड, यानी कि वो लोगों के लिए बने हैं, जनता के लिए बने हैं, तो जनता को पता हो जाए तो वो पब्लिश कर दो भाई पब्लिकली। नो अब्यूज ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, यानी कि ऐसे लॉज नहीं बनने हैं जो प्रायर एक्ट पे अप्लाई होंगे, जो हो चुके हैं एक्ट, ऐसे एक्ट्स पे अप्लाई नहीं होने चाहिए लेजिस्लेशन। ठीक है, उनका आप अब्यूज मत करो, मतलब कि जैसे कोई चीज हो गई है अब हम लॉ बना देंगे। ठीक, तो ऐसे काम नहीं करने। रूल्स मस्ट बी इजिली अंडरस्टैंडेबल, प्रिंसिपल्स लॉज ऐसे बनाओ जो लोगों को समझ में तो आ जाए, कि तुमने ऐसा अजीब सा बना दिया है फिर उसके बाद तुम्हारा जो मन होगा वो उसको इंटरप्रेट कर लोगे, नहीं। लोगों को भी समझ में आना चाहिए, इजिली अंडरस्टैंडेबल। रूल्स मस्ट बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, सारे जो लॉज है, रूल्स है, वो प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि उनका ऐसा नहीं कि लॉजिक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, जिस स्टेट में बन रहे हैं उस स्टेट के हिसाब से भी होने चाहिए, तो प्रैक्टिकल होने चाहिए।
नॉट रिक्वायर अ पर्सन टू गो बियॉन्ड हिज पावर एंड कैपेसिटी। कोई भी पर्सन, कोई भी अधिकारी या कोई भी जो हमारी गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर और कैपेसिटी के बियॉन्ड ना जा सके। ठीक है, ऐसे रूल्स होने चाहिए। नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टरी और इनकंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग लॉज। जो हमारे लॉज अभी चल रहे हैं उन लॉज के साथ ये हार्मनी में चले। यानी ऐसा नहीं कि हमने नया एक लॉ बना दिया जो बाकी सारे लॉज को वो कर रहा है, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। तो ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए। नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट चेंज, यानी तुरंत तुरंत चेंज नहीं होने चाहिए। ऐसे कानून को हम खराब मानते हैं जिस कानून में बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस। ठीक है, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, बहुत टाइम चेंज होता रहा, चेंज होता रहा, चेंज होता रहा। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लॉज को मैं अच्छा नहीं मानते। सरोगेसी लॉज को में बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता तब तक हम उसको बढ़िया कानून नहीं मानते। ठीक, उसके बाद फिर रूल्स प्रमलगेटेड एंड देयर एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जो ये रूल्स होने चाहिए वो जिस लिए बने थे उसी वजह से उनका एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक, मतलब कि लॉज बायस्ड नहीं होने चाहिए, जो प्रिंसिपल है वो बायस तरीके से अप्लाई नहीं होने चाहिए, और ना तो वो बने होने चाहिए। जिस भी वजह से वो बने हैं वैसा ही उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, उसी तरह वो अप्लाई भी हो। ठीक है, जो भी उनका रीजन था बनने का, ठीक, उसके साथ वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो इन्होंने ये 8 इफेक्टिव चीजें बोली हैं। ठीक है, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे। ठीक, ओके। यहां पे एक और चीज थी जो कि आप इसमें देख सकते हो। ये हमारा जो पूरी रिफॉर्मेशन की थ्योरी थी, इसमें कांट भी आते हैं, और कांट का कैटेगोरिकली इंपेरेटिव, ये वाला एक सेकंड रुकिए। ठीक, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ये आपकी इंपॉर्टेंट है कांट के रेस्पेक्ट में। ऐसी चीजें जो थोड़ी बहुत छूट जाती हैं, उनमें ज्यादा चीजें है नहीं हमें याद करने के लिए, वो सारी मैं एक साथ एक मिसलीनियस सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक, थैंक यू सो मच। अब हम लोग इसको यहां पे एंड करते हैं। ओके, प्लीज सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी करना जो भी आपको समझ में आएगा, अगर कुछ आपको दिक्कत हो रही है तो। ठीक, थैंक यू सो मच।